नमस्कार, प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के हुंकार, बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार का दिया नारा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश के बीच मीटिंग खत्म, सीट बंटवारे पर हुई फाइनल डील। राजद के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की चिट्ठी पर बोली जेडीयू राजनीति में निर्लजता की पराकाष्ठा। शुभ कुमार बने बिहार टॉपर, 27 को एडवांस एग्जाम। अब खबरें विस्तार से। बिहार बीजेपी कार्यालय में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार कार्यक्रम को संबोधित किया और आत्मनिर्भर बिहार 2020 पोर्टल को लॉन्च किया है। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्यालय से आत्मनिर्भर रथ रवाना किया। नड्डा ने झंडी दिखाकर सभी जिलों के लिए रथ को रवाना किया। यह रथ जिलों में जाकर आत्मनिर्भर बिहार बनाने का अभियान चलाएगी और फीडबैक लेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने नया नारा दिया है, जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार के नारों के साथ बीजेपी इस बार चुनावी समर में उतरने जा रही है। उसके लिए मोदी जी का इंतजार करना था। मोदी जी आए और आज 2.5 करोड़ घरों में बिजली मुफ्त पहुंचाई गई है। इस बात को समझना चाहिए। किसने कहा था कि करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब पहुंचाने में किसने रोका था? किसने कहा था कि 8 करोड़ बहनों के घर में चूल्हा ना जलने की स्थिति पैदा हो और लकड़ी का ईंधन जलाए, वहां गैस का चूल्हा पहुंचाओ? आपने इसकी चिंता नहीं की। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि उज्ज्वला योजना सिर्फ घर का चूल्हा जलाने की योजना नहीं है। यह ट्यूबरकुलोसिस से लेकर के फेफड़े की बीमारी को जमीन करने का निदान है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आने वाले समय में हेल्थ के रिकॉर्ड्स और हेल्थ के स्टेटस बताएंगे कि सिर्फ लकड़ी के चूल्हे के कारण और कोयले के चूल्हे के कारण कवरेज गरीब लोगों को देने के लिए किसने रोका था और मोदी जी के आने के बाद यह कैसे संभव हुआ। और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस मुझे बुला करके अपने भाषण में कहते हैं, कम मिस्टर नड्डा एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट इज आयुष्मान भारत एंड शो द डिफरेंस विद इट। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि नेतृत्व के मन में आया कि हम कर सकते हैं और हमने। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के बिहार दौरे पर है। जहां पटना के बीजेपी कार्यालय से आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत करने से पहले पटना सिटी के आलमगंज स्थित शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे और उन्होंने माता का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया है। जहां पटन देवी मंदिर के महंत के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप चुनरी भेंट किया गया। तो वहीं पुलिस और कार्यकर्ता में झड़प भी देखने को मिला। तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य से ढोल ताशा के साथ झूमते हुए जेपी नड्डा का स्वागत किया है। तो पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि जेपी नड्डा का पटना जन्मस्थली है, उनकी पढ़ाई लिखाई सब पटना में ही हुआ है, उनका पटना से पुराना नाता है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री व पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव उत्साह के साथ जीतेंगे और पुनः एक बार बिहार में एनडीए की सरकार होगी। बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच एनडीए में सीट शेडिंग को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार के बीच मीटिंग हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सीएम आवास पहुंचे। मीटिंग में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी मौजूद रहे हैं। सीएम नीतीश के आवास पर हुई बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और जदयू सांसद ललन सिंह भी मौजूद रहे हैं। मीटिंग में सहयोगी लोजपा पर भी चर्चा हुई। जानकार बताते हैं कि इस बैठक में किस दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर बहुत कुछ साफ हुआ है। एक और बैठक होगी जिसके बाद सीटों का ऐलान हो जाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव आने के पूर्व ही पटना पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में जुट गई है। उसी कड़ी में पटना सिटी स्थित रामदेव महतो सामुदायिक भवन में अनुमंडल पुलिस के साथ अनुमंडल अधिकारी एवं डीएसपी के नेतृत्व में
बैठक की गई, जहां पटना साहिब विधानसभा चुनाव भयमुक्त वातावरण में हो, सभी मतदाता अपना मत का प्रयोग शांति से करें, इसके लिए पटना पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। चुनाव के दौरान जो भी भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन होगी उसका पालन किया जाएगा और भयमुक्त वातावरण चुनाव कराया जाएगा। सभी थाना अध्यक्ष महोदय और सभी हमारे सेक्टर की जो टीम थी जिसमें उसके साथ संयुक्त रूप से बैठक किया गया। इस बैठक का मुख्य मकसद था हमारा जो इन लोगों सेंसिटिव करना, इन लोगों को कि इलेक्शन के डेज के टाइम पे जो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के काम करते हैं, हमारा शांति और स्वच्छ मतदान कराने के लिए जिस तरह से काम हमें करना होता है उसको लेकर के सेंसिटाइज किया गया इन लोगों को। और भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश लगातार आते रहते संवेदनशीलता और वैध मानचित्रण को लेकर के इसके संबंध में बताया गया। उन्होंने क्या कुछ दिए गए, क्या आवश्यक दिशा निर्देश? आवश्यक दिशा निर्देश ये हैं कि सभी जो उनको मतदान केंद्र दिए गए हैं, उनको आवंटित किए गए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में वहाँ लगातार मूवमेंट करेंगे, लोगों के पास जो मतदाताओं के बीच में जाएंगे उनको बताएंगे जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसके संबंध में बताएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उसे नामंजूर करने का एक पत्र भी जारी कर दिया। लेकिन इससे रघुवंश प्रसाद सिंह के दर्द में कमी नहीं आई है, बल्कि उन्होंने एक पत्र के जरिए अपनी पीड़ा फिर से जाहिर की है। उसके पत्र में खास तौर पर राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद, सामंतवाद और संप्रदायवाद जैसी बातों का उल्लेख है। बावजूद इसके बिहारी की सियासत को जानने समझने वाले कहते हैं कि यह सीधे तौर पर लालू यादव के परिवारवाद पर हमला है और ऐसा लगता है कि उनका आरजेडी में लौटना नामुमकिन है। अब जब लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले ने ही लालू के परिवारवाद पर हमला बोला है, तो सूबे की सियासत में हंगामा मच गया। रघुवंश प्रसाद ने लिखे कि नए पत्र पर जदयू और बीजेपी ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा है कि राजद वरिष्ठ नेताओं का भी सम्मान नहीं करता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता राजू नैयर ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है, जिसकी अगली सुनवाई 17 सितंबर को है। मामले में परिवारवादी राजू नैयर ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार महिलाओं का अपमान कर रही है, जैसे कंगना रनावत ने सुशांत सिंह मामले में आगे बढ़ चढ़ कर आई और बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई को उद्भेदन का काम किया है। इसे लेकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने उनको गाली गलौज दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। ये दर्ज करा गया उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर, और इसमें है कि बॉलीवुड की एक कंगना राउत के मान सम्मान और अपमान के लिए इन्होंने जो इन लोगों के अभियुक्त जो बनाए गए हैं, इन लोगों की तरफ से गाली गलौज, जैसे इसमें धाराएं जो है तो मुख्य रूप से जान मारने की भी उन लोगों का प्रयास था। और इसमें धारा 269, 270, 188, 420, 406, 120, 307, 34 कोर्ट में तारीख कब? और अगली सुनवाई 17/9/20 को रखी गई। सरकार पूरी तौर से जो है महिलाओं का अपमान कर रही है। जीता जागता नमूना है कि कंगना रावत जी ने जो सुशांत सिंह मामला में काफ़ी जान देने का काम किया और बॉलीवुड में पूरी तौर से जो ड्रग्स की सप्लाई चल रही थी उसको उद्भेदन करने का काम किया, उसी को लेकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत जी ने उन पर गाली गलौज करने का काम किया और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनके घर को तोड़ दिया गया है। इसलिए मैं आहत होकर आज माननीय सीजेएम साहब में मैंने केस कर दिया है। अगली सुनवाई 17 को है, 17/9 को। हमें पूरी आस्था है कि हमें न्याय मिलेगा और ऐसे लोगों को तुरंत जो है जेल में कठोर से कठोर कार्रवाई। राजधानी पटना में लुटेरा गैंग सक्रिय हो गया है और राहगीरों को निशाना बना रहा है। ताजा मामला पटना सिटी बाईपास थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार 2 लुटेरों ने थाना से महज 600 गज की दूरी पर जमीन देखने मालूमगंज के किराना व्यवसायी को पिस्टल का वह दिखाकर उसके गले से सोने का चैन और कीमती एंड्रॉयड मोबाइल छीनकर भाग निकले। तो वहीं घटना के बाद डरे समय पीड़ित ने थाने में पहुंचकर लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आपके साथ क्या घटना हुई बताएंगे जरा? बस हम लोग 2 आदमी आए थे, एक साइड पर गए देखने के लिए और एक मोटरसाइकिल वाला आया और गाड़ी रोक करके हमारा चैन और 2 मोबाइल छीन करके भाग गया। गाड़ी नंबर है BR01 CJ 5814। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ राजन प्रसाद केसरी, कलहट्टा मारूगंज, पटना सिटी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन का रिजल्ट घोषित कर दिया है। देर रात प्रकाशित परीक्षा परिणाम में पटना का शुभ कुमार बिहार टॉपर बना है। उसे 99.99% मिला है। आपको बता दें कि देश भर में महज 24 अभ्यर्थियों को 100% मिला है। इनमें से बिहार का कोई भी नहीं है। अब सभी सफल अभ्यर्थी जेईई एडवांस में शामिल होंगे, जिसके लिए 27 सितंबर को एडवांस परीक्षा का आयोजन किया जाना है।
मुजफ्फरपुर संग्रहालय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न कोषांग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोरोना के कारण इस बार बूथों की संख्या 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो वहीं इस बारे में जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार बूथों की संख्या को बढ़ाया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव जो होना है उसको लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया है सभी कोषांगों का, और इसमें हम लोगों के जो मतदान केंद्र हैं वो बढ़कर लगभग 1.5 गुने हो गए हैं। जो कोविड के कारण जो संख्या घटाई गई, प्रति मतदान केंद्र 1500 से घट करके 1000 मतदाता रहेंगे। तो उसके आलोक में हम लोगों का जो पोलिंग पर्सनल हैं और जो गाड़ी है, वाहन है, सबका मैनेजमेंट, उसके संबंध में हम लोगों ने बैठक किया था और उसी की तैयारी अभी चल रही है, प्रारंभिक तैयारी है और अभी स्थिति हम लोगों की ठीक है। और आगामी जो रिव्यू होगा आयोग का, तो उसके आलोक में हम लोग देखेंगे और जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। वरिष्ठ शिक्षाविद राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को छात्र उपयोगी बताया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की बिंदुवार इसकी विशेषता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि देश तेजी से 21वीं सदी की ओर प्रवेश कर रहा है, इसलिए नई पीढ़ी के छात्र छात्राओं को नई चुनौतियों के साथ स्वयं को उसके अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि अगर अभी के बनस्पति और बेहतर परिणाम प्राप्त करना है तो उसके लिए पुराने साधन के बजाय नए साधन का उपयोग करना होगा। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रकाशन एक गौरवपूर्ण महोत्सव का अवसर है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 34 वर्षों के बाद एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। मैंने एक एक बिंदु को गौर से पढ़ा, देखा, सुना, समझा और मैं शिक्षा में हूं। मैं 1986 में जो शिक्षा नीति बन रही थी उसमें भी था। मैंने उस परिस्थिति को देखा। इतने वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। मैं इसके लिए भारत के माननीय महान प्रधानमंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद और वो करोड़ों जनता की ओर से उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पहली बार देश की नब्ज को पहचाना, देश की भावनाओं को समझा, बच्चों की भावनाओं को समझा और तब एक नई शिक्षा नीति सामने आई। मैं इतने वर्षों से शिक्षा में हूं, पहली बार मैंने देखा कि कोई ऐसी शिक्षा नीति हमारे देश में आई है जो बच्चों के हित में है, बच्चों के भविष्य के हित में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश के लिए हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। यह सच है कि हम तभी 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर सकते हैं जब नया वातावरण में नए मनोबल से नई मन की स्थिति बनाकर प्रवेश करेंगे। पुराने सारे चीज ध्वस्त हो चुके हैं और जो आज पूरे देश में वातावरण नेगेटिव वातावरण बन गया, ड्रॉप आउट की समस्या हो गई, बच्चे पढ़ाई से भागने लगे, शिक्षा की बेहतर स्थिति इसलिए हो गई कि हम बच्चों के लिए शिक्षा नीति नहीं बना सके। पहली बार इतना महान कार्य हुआ है। इस गौरवपूर्ण दिवस को मैं नमस्कार करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक ही दृष्टि थी, जब बच्चों की प्रतिभा को विकसित करो, बच्चों को प्रैक्टिकल बनाओ, बच्चों को पता होने दो कि भागलपुर में जो सिल्क की फैक्ट्री बनी है वो फैक्ट्री चलती कैसे है, सिल्क बनता कैसे है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जिस ऑटो पर तुम बैठते हो उस ऑटो के ड्राइवर के बारे में तुम जानो, रसोइये के बारे में जानो और उसी प्रकार शिक्षक के बारे में भी जानो, अपने माता पिता के बारे में भी जानो, अपने परिवेश के बारे में भी जानो, जो तुम खाते हो उसके बारे में जानो, जो तुम कपड़ा पहनते हो उसके बारे में जानो, जिस वातावरण में तुम रहते हो उसके बारे में जानो। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में विभिन्न पार्टी दल और संगठन के लोग अपने अपने स्तर से जरूरी मुद्दों को लेकर क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में यूडीए राजनीतिक फ्रंट, जिसमें 16 राजनीतिक दल का एक आंदोलन है, शामिल है, जिसमें बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर यूडीए अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, जिसकी जानकारी अररिया पहुंचे पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने दिया। और दूसरे दिन हम लोगों ने यूडीए का गठन कर दिया। बहुत सोच समझकर जनता के बीच में जाकर आपस में बातचीत करके
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस उसके बारे में नशीले पदार्थ के कारोबारी अब महंगी लग्जरी गाड़ियों में भी शराब की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर के अररिया नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इंडिका कार से 393 लीटर इंपोरियर ब्लू विदेशी शराब को जब्त किया है। दरअसल इस शराब के इस खेप को 0 माइल के पास नहर के किनारे उतारने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक लग्जरी कार से शराब उतारा जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस ने चारों ओर से घेर कर कार के साथ चालक को धर दबोचा। कल एस ड्राइव था और एस ड्राइव में SHO अपनी टीम के साथ टाउन थाना अध्यक्ष निकले थे सुनील कुमार। गुप्त सूचना मिली कि शराब तस्कर कुछ गाड़ी को लेकर नहर के पास गैयारी के तरफ से जो नहर का रास्ता है सुनसान, वहाँ पर शराब तस्कर जो है शराब को अनलोड करने के फिराक में है, डिस्पोजल करने के हैं। इस सूचना पर तत्क्षण पैदल चढ़कर और जहाँ पर बिजली का हाई वोल्टेज तार था उसी के पास में देखा तो एक इंडेवर गाड़ी बरामद हुई और इंडेवर गाड़ी में लगभग 393 लीटर इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब था। इसके साथ एक व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार व्यक्ति पूर्व में बेनीपट्टी थाना से शराब के तस्करी में ही जेल गया है और 2 और व्यक्ति भागा जो बेनीपट्टी थाना क्षेत्र का ही, एक अग्रोपट्टी का राजन है और दूसरा अमरजीत है जो लोडगामा का रहने वाला है। गिरफ्तार मासूम जो है यह पुराना माने कि शराब के तस्करी में मखिया गांव का है और मखिया गांव में ये 2-3 घटनाएं इस पर हुई थी और उसमें ये फरार भी हुआ था। एक आध केस में बेल करा के जेल भी गया था और जेल से छूटकर ये पुनः जो है ये शराब की तस्करी में लगा गया है। इसके हम लोग इस पर नज़र लगाए हुए थे, पुलिसकर्मी उस पर गुप्त सूचना संकलन किया जा रहा था और ये शराब को लेकर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में ही ये शराब का डिलीवर करता है। कितने का थोड़ा बरामद हुआ है? शराब 393.675 लीटर 393.675 लीटर शराब बरामद हुई है। सर के साथ में और कोई ऐसा भी है? हाँ, इनके साथ टीम में आपके मोहम्मद सोनी, मोहम्मद शाहिद खान और जीवेश ठाकुर ये सब थे। घर से मोतिहारी जा रहे युवक अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। घटना तुर्कौलिया थाना के पुलवा घाट के पास हुआ है जब मृतक मोहितुर रहमान अपने घर जयसिंहपुर रतवा गांव से मोतिहारी जा रहे थे कि पहले से घात लगाया अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली युवक के सीने में लगी है जिससे गंभीर हालत में मोतिहारी के सदर अस्पताल लाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। 10 मिनट में पटना 10 मिनट में पटना में हम लोग देखते हैं मनु महाराज सर के क्या हो जाता था। सीधे कहते थे आप जिसका आदमी मरता था रुकिए हम 2 घंटे 5 घंटे समय। घटना घर से चले थे अभी आधा घंटा पहले पुलवा घाट जैसे ही आए गोली मार दिया। कौन लोग मारे? कुछ अपने पर्दारी को लोग मारे हैं, हमारे पर्दारी को लोग मारे हैं। क्या नाम है? एहतसाब आलम, मुश्ताक, कारी असगर, सदाम, अन्य लोग और बहुत लोग हैं। किन किन को नाम ले सकते हैं? बहुत लोग हैं। किस लिए लोगों ने? पहले से झंडे नाम लोग में झगड़ा था। उन लोग को धमकी भी दिया था 2-3 बार की गोली मारेंगे हम। ऐसे पहले गोली 10 दिन पहले गोली चला लगा ये हमने से ना बतैलो। एक आदमी से बतैलो हमारा हवाई फायरिंग भर है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।